गुड मॉर्निंग माय डियर्स। स्वागत है आप सभी का। देखिए आज जो है हम गणित का जो मॉडल पेपर 2021-22 का है इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसके सामान्य निर्देश, मैथ्स के लिए थोड़ा सा निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी हर क्वेश्चन में पार्ट जितने रहेंगे उसमें से मान लो जो आपको करने हैं उसके लिए वहाँ पे निर्देश है, उसको ध्यान रखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ऐसा सभी में रहता है, उसके आगे अंक लिखे रहते हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। सब पढ़ रहे होंगे साथ साथ मेरे, तो ये जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ेंगे, ठीक है, और क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं। यदि रफ्तार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए, यानी अगर आपको जैसे कुछ रफ वर्क करना है तो एक पेज हम क्या करेंगे, बाएं पृष्ठ पे रफ वर्क करेंगे और फिर उसको लास्ट में क्या करेंगे, काट देंगे और उस पर कोई अलग से हल नहीं करेंगे, यानी कोई सॉल्व क्वेश्चन उसका नहीं, जो भी करेंगे रफ वर्क करेंगे, बाकी सब हम नेक्स्ट पेजेस पे करेंगे। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए, यानी जो भी रचना करते हैं उसमें जो हम चाप लगाते हैं, डॉट डॉट लाइन खींचते हैं या एक्स्ट्रा समझ लो हेल्प लेते हैं ना, जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम 60 का चाप लगाते हैं, फिर 120 वाला लगाते हैं, ऊपर कट करते हैं, यानी जो भी आप वर्क करेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, चाप हैं, उनको आप मिटाएंगे नहीं, पूरा वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा गया है, साथ साथ क्वेश्चन में लिखा गया है कि रचना के पद भी लिखिए तो आप रचना के पद भी लिखेंगे। 8वें निर्देश में क्या है, प्रश्न 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए, यानी ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखिए वो बहुविकल्पीय होंगे, तो उसमें तो आपको केवल सही वाला जो उत्तर है, जो विकल्प है वो सही वाला वो आपको चुन के लिख देना है और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें सॉल्व करना है, तो उसके सभी स्टेप में वैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर। लास्ट है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र भी बनाएंगे और चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। यानी जैसे बहुत सारे रहता है क्वेश्चन हमारा, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का कोई क्वेश्चन है, या जो भी क्वेश्चन है, अगर मुझे फिगर बनाने की ज़रूरत है तो उसका चित्र ज़रूर बनाएंगे और तब जो है पूरा सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है, यानी 4, ये ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसमें से क्या है कि 4 में से एक सही है और उसको आपको क्या करना है, ऐसे लिखेंगे, उत्तर नंबर 1 खंड का डाला और उसका क्या होगा, जो पार्ट आपको सही लग रहा है उसको हम विकल्प के साथ में उसको उत्तर लिख देंगे, ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित, पहला देखिए पढ़ रहे हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं जानते हैं, जो ऐसा जोड़ा, जैसे बात करें हम परिभाषा की, तो जो संख्याएं या जो दो संख्याएं हैं वो आपस में जिनका मासा एक होता है, यानी जो आपस में किसी अदर नंबर से नहीं कटती, केवल 1 से, यानी जिनका मासा एक होता है वो सहभाज्य होती हैं। तो यहाँ तो देखिए पहला अगर हम ले रहे हैं 14 और 35 तो दोनों 7 से कट जाएंगे। दूसरा है 18 और 25, 18 3 से 2 से कट रहा है, बट जो है 25 केवल 5 से ही कट रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरे वाले में कोई कॉमन फैक्टर हमको नहीं मिल रहा है, केवल 1 है, 1 तो रहता ही है सबका। और तीसरा जैसे 31 93, तो 31 खुद ये दोनों को काट दे रहा है और यहाँ 32 62, ये 2 से तो सिंपली कट ही रहे हैं, ये पहला वाला 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, 18 25, ये दोनों किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है।
दूसरा है द्विघात समीकरण 3x² द्विघात समीकरण 3x² -4x के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण याद करो, ax² + bx + c = 0 से उसको कंपेयर करते हैं, फिर a b c के मान निकाल के हम मूलों का गुणनफल पूछा गया है तो दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो योगफल का, एक गुणनफल का। यहाँ क्या यूज़ करना है, मूलों का गुणनफल। तो हम साथ साथ योगफल भी बता दे रहे हैं, बाई चांस जैसे मानो कहीं एक होता था मूलों का गुणन योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सी -b/, और यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल पूछा जा रहा है। तो गुणनफल है, मूलों का गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर c/। तो a का मान यहाँ पर तो देख रहा है आपको 3 है, b का मान -4 है, c यहाँ है नहीं। तुलना किससे कराएंगे, तुलना कराएंगे हम ax² + bx + c = 0 से। तो c इसमें है ही नहीं, a है, b है, x वाला टर्म है, बट जो नंबर होता था कांस्टेंट टर्म उसको c बोलते थे, वो है नहीं यहाँ। तो अगर हम ये बात करें कि मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इसके मूल माने जाते थे c/, तो c की जगह क्या रखेंगे, 0 और a का वैल्यू है आपका क्या है, 3 है। तो 0/3 क्या होगा, 0/3 क्या होगा, 0, यानी कुल मिला के यहाँ पर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 0। किस विकल्प में है, पहले, तो ये आपका पहला विकल्प हो जाएगा खा में। ओके, आगे बढ़ेंगे। तीसरा देखिए, गा समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, यानी उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, त्रिभुज ऐसे याद करेंगे, ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इस तरीके से। तो AB, अगर ये A है, AB भुजा है, ये PQ है, AB, बट इस भुजा के नीचे इसको रखते थे, इस भुजा के नीचे इसको रखते थे, इस भुजा के नीचे इसको रखते थे। तो ये ABC क्या रखते थे, ABC, एक मिनट, क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता। हाँ देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो A B और C, इधर PQR सबको पता है, AB/PQ, BC/QR और AC/PR, ये अनुपात में भुजाएं उनको ली जाती थी जो समरूप त्रिभुज होते थे। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, संगत कोण बराबर होते। अब इसका कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर भी होता है। यानी जब दो कोण बराबर, यानी तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही, इसका मतलब आपका विकल्प सही हो जाएगा थर्ड वाला, उपर्युक्त में से दोनों। लास्ट वाला कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी को ना कहें, दोनों ही हालांकि सत्य हैं यहाँ पे। बहुत सरल था ये, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है cos 30 - sin 30 इसका मान। तो अगर आपको वैल्यू याद है सारणी से, जो त्रिकोणमिति की सारणी रहती है 90 डिग्री तक वैल्यूज़ हैं उसमें, तो cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, उसके मान रख लेंगे तो वहाँ से भी होता है। और ये एक cos A + B का फॉर्मूला भी है, cos A + B का, बट वो तुम लोगों ने अभी यूज़ नहीं किया है, वो आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो cos 60 का वैल्यू, फिर cos 30 का वैल्यू मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू टेबल से रखेंगे। तो cos 30 का होता है √3/2, जो sin 60 का है वो cos 30 का है, माइनस sin 60 का है √3/2 और इनटू देखेंगे sin 30 का है 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से इधर देखिए ये पूरा जो है √3/4 हो जाएगा, इधर भी √3 का 1 से करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस। तो पूरा टर्म जो है ये और पूरा ये बीच में क्या था माइनस, कट जाएगा पूरे से पूरा, और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो समझ चुके हैं इसका क्या आंसर होगा,
0, पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए, हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो भी सांख्यिकी का चैप्टर है उसमें पढ़े हैं। माध्य निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, लेकिन मानक विचलन जैसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है। ये आगे क्लासों में मिलेगा तुम्हें, अभी नहीं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम 3 रूप से या 3 तरीक़ों से निकालते हैं, माध्य निकाल कर, माध्यिका और बहुलक। तो क्या इसका हो जाएगा, जो नहीं है वो बतानी है। तो क्या हो जाएगा इसका, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th वाला, मानक विचलन। ओके, अच्छा लास्ट क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको पता है कि जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर लिया हमने, एक यहाँ लिया, और इनको जब मिलाएंगे तो ये लाइन, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे, सूत्र x बराबर x1 प्लस x2/2, x बराबर x1 प्लस x2/2। तो x1 आपका क्या है, -8 है, और x2 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, -8 है, और x2 क्या है, x1 क्या है, -8 है, और x2 क्या है। तो -8 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -8/-2, तो -4 आएगा। और जब y का निकालते हैं हम y के लिए, तो y1 प्लस y2/2, तो y1 0 है आपका, y1 0, और y2 क्या है, -8। तो 0 में जब हम -8 ऐड करेंगे तो भी तो उतने रहेगा बेटा, -8/2। तो ये भी आ जाएगा कितना, माइनस का आ जाएगा 4। तो -4 x का वैल्यू आएगा, -4 y का आएगा। इसका मतलब जो है, इसका मतलब दोनों -4, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3rd वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, 3rd वाला। ओके, ये जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी देखिए आगे के जो रहेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए हम वीडियो बना के आपको आगे जल्दी सेंड करने वाले हैं। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो एक नंबर का है ये। तो क्या होता है कि ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना करेंगे। फिर विविधकर को काहे से लिखते थे बेटा, कोई बताने वाला है यहाँ पे, देखिए लिखते थे d से, d = b² - 4ac, इससे सॉल्व करेंगे। abc का वैल्यू इसमें रख देंगे और जो आएगा वैल्यू उसके आधार पर, एक उत्तर तो ये हो जाएगा, उसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर पाएंगे, बता पाएंगे। अगर उसका वैल्यू ये b² - 4ac अगर ये पॉजिटिव आता है, प्लस का आता है, यानी 0 से बड़ा नंबर आता है इसको सॉल्व करने पर, तो मूल कैसे होते थे, मूल याद करेंगे, रूल्स याद करेंगे। तो मूल होते थे वास्तविक और असमान, यानी अलग अलग मूल रहेंगे और वास्तविक माने जाते थे। दूसरा, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो दोनों मूल वास्तविक तो रहेंगे बट वो दोनों एक जैसे होंगे, समान और वास्तविक। ठीक है, तो ये प्रकृति है। अगर माइनस का मिलता है मुझे वैल्यू, इसको हम सॉल्व करते हैं, नेगेटिव वैल्यू मिलता है, देखिए 4ac नेगेटिव है, तो हो सकता है कुछ इधर का टर्म अगर बड़ा हो जाता है तो नेगेटिव मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि मूल जो है वास्तविक नहीं, यार कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ऐसे आगे इनको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।